जैसे कि आज आप सभी को पता है कि हमने एक यूनिक टॉपिक जिसे हम कहेंगे वो चुना है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। हम आज इसी के बारे में बात करेंगे। बेसिक मैं आपको बताना चाहूंगी स्लाइड शो करने से पहले कि घरेलू हिंसा अधिनियम क्या है और घरेलू हिंसा अधिनियम स्टार्ट क्यों शुरू हुआ, कब से शुरू हुआ। एक्चुअली जो हमारा देश है भारत में डीबी एक्ट 2005 में पास हुआ, लेकिन ये इम्प्लीमेंट हुआ 2006 से। हमारे देश में महिलाओं की दयनीय स्थिति पहले से ही खराब रही है, इसीलिए सोचा गया कि इसके लिए कुछ कानून में होना चाहिए, कुछ लॉ होना चाहिए जिससे महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार आए। क्योंकि अगर हम देखें कि बॉम्ब टू टॉम, गर्भ से लेकर टॉम तक, मकबरे तक, एक महिला की जो स्थिति है वो बहुत दयनीय होती है। और बचपन से लेकर के वॉर्म टू टॉम, जैसे कि मैंने अभी कहा है कि शुरू से लेकर एंड तक उसकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं होती और उसको वायलेंस फेस करना पड़ता है। जब वो छोटी होती है तो एक पेरेंट्स का, एक फादर की आइडेंटिटी से उसकी पहचान होती है कि वो फला की बेटी है। जब वो बड़ी होती है तो फिर उसकी पहचान होती है कि वो उसकी बहन है, वो किसी की बहन से, किसी भाई की बहन के नाम से जानी जाती है। फिर जब उसकी शादी हो जाती है तो एक पति उसकी आइडेंटिटी बन जाता है कि वो उसकी वाइफ है। और ओल्ड एज में वो एक बच्चे की पहचान बन जाती है कि वो फला की माँ है। और लास्ट में क्या होता है, वो उसका डी एंड हो जाता है और महिला की अपनी कोई आइडेंटिटी या अपनी कोई पहचान नहीं होती। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि धीरे धीरे करके महिलाओं के साथ जो भी वायलेंस हुए हैं, उन वायलेंस को किस तरह से खत्म किया जा सकता है, उन वायलेंस को खत्म करने के लिए महिलाएं किस तरह से स्टेप उठा सकती हैं, किस तरह से कदम आगे अपना बढ़ा सकती हैं, उनसे छुटकारा पा सकती है, कानून में उसके लिए क्या संशोधन किए गए हैं और कौन से अधिनियम बनाए गए हैं। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए प्रोटेक्शन ऑफ वायलेंस फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 महिलाओं के लिए बनाया गया, जिसमें महिलाओं को वायलेंस से संरक्षण का अधिकार प्राप्त है। किसी भी महिला के साथ घरेलू हिंसा अगर होती है तो उससे बचने के लिए, उसके निवारण के लिए क्या क्या कानून में प्रावधान है, वो किस तरह से प्रॉफिट ले सकती है, किस तरह से वायलेंस से बच सकती है, जिसकी अब हम स्लाइड्स के थ्रू शुरुआत करेंगे। और आप लोगों को बहुत सारी क्वेरीज भी होंगी, बहुत सारे क्वेश्चंस भी होंगे, तो पहले हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसके बाद वन बाय वन करके सभी की क्वेरीज का आंसर भी देंगे। तो प्लीज स्लाइड शो कीजिए सर। जैसे कि हमने आपको बताया कि आज का जो टॉपिक है हमारा द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 है। ये जो बिल है ये पास हुआ था 2005 में, बट जो लागू हुआ, जिसे इम्प्लीमेंट करना शुरू किया गया, वो 2006 से शुरुआत हुई। एक्ट्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस कौन कौन से हो सकते हैं, किस तरह का डोमेस्टिक वायलेंस होता है, वो हम बताएंगे आपको नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। वायलेंस को हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फिजिकल वायलेंस, शारीरिक हिंसा, मेंटल वायलेंस, मानसिक हिंसा, सेक्सुअल वायलेंस, लैंगिक हिंसा, और इकोनॉमिक वायलेंस, आर्थिक हिंसा। वर्बल एंड इमोशनल वायलेंस भी होता है, जो हम शाब्दिक रूप से और मानसिक रूप से हिंसा सहते हैं या हिंसा की जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल वायलेंस। फिजिकल वायलेंस का मतलब लोग समझते हैं कि मारपीट ही एक फिजिकल वायलेंस है,
लेकिन फिजिकल में बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, बहुत तरह का वायलेंस होता है, जैसे कि बीटिंग, मारना, स्लेपिंग, थप्पड़ मारना, हिटिंग, बाइटिंग, काटना, किक करना, घूसा मारना, पुश करना, शोइंग करना, कॉजिंग बॉडली इंजरी और पेन इन एनी अदर मैन्यूर। अगर हम किसी चीज से किसी को इंजर कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, कुछ चुभा रहे हैं, तो वो भी एक फिजिकल वायलेंस ही है। तो कुछ लोग फिजिकल वायलेंस किस तरीके से करते हैं कि गर्म पानी है, गर्म पानी डाल दिया, वो भी फिजिकल वायलेंस। क्यों? क्योंकि इसकी बॉडी कहीं ना कहीं इंजर्ड हो जाती है, जल जाती है। गर्म प्रेस है, गर्म प्रेस लगा दी, वाइपर से उसको मार दिया, चप्पल से, झाड़ू से, किसी भी चीज से। तो ये सारी चीजें क्या है? फिजिकल वायलेंस कहलाती हैं, जिससे शरीर पर खरोच पड़ जाती है, निशान पड़ जाते हैं, बॉडी बुरी तरह से इंजर्ड हो जाती है, ब्लीडिंग होने लगती है, सर फट जाता है। किसी के अगर मुंह पर घूसा मार दिया, उसका दांत टूट गया, वो भी फिजिकल वायलेंस है। किसी के चाटा मार दिया, उसके उंगलियां छप गई, वो भी फिजिकल वायलेंस है। तो सिर्फ ऐसे नहीं कि अगर बहुत ज्यादा मारपीट हुई वही फिजिकल वायलेंस है, किसी को अगर हमने धक्का दिया, बाल खींचे, वो भी फिजिकल वायलेंस है। तो ये सारे एक्ट्स हैं फिजिकल वायलेंस के। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्सुअल वायलेंस। सेक्सुअल वायलेंस में अगर इंटरकोर्स के लिए फोर्स किया जा रहा है तो वो भी सेक्सुअल वायलेंस में आएगा, लैंगिक हिंसा कहलाएगी। अगर किसी को जबरदस्ती पोर्न मूवीज दिखाई जा रही है, देखने के लिए उसको फोर्स किया जा रहा है, उस पर दबाव डाला जा रहा है, या कुछ इस तरह की पिक्चर्स शो की जा रही है कि सामने वाला उसको नहीं देखना चाहता है, उसको ह्यूमिलेट किया जा रहा है, अब्यूजिंग लैंग्वेज उसको बोली जा रही है, गंदी गालियां दी जा रही है, उसको अश्लील फोटोज, पिक्चर्स, इमेजेस, ये सारी उसको दिखाई जा रही है, तो ये सब भी सेक्सुअल वायलेंस की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। वर्बल एंड इमोशनल वायलेंस। लोग सोचते हैं कि वर्बल और इमोशनल वायलेंस क्या होता है? ताने देना, डाउरी, खासकर क्या होता है कि अगर किसी को डाउरी के लिए परेशान किया जा रहा है तो ये तो दहेज के लिए ताने देती रहती हैं, ये तो दहेज के लिए आए दिन बोलती रहती हैं, एक दूसरे से डिस्कस करती रहती हैं, फुसफुसाती रहती हैं। तो ये जो ताने देना होता है, टॉर्चर करना, फुसफुसाना, किसी दूसरे के सामने शो ऑफ करना, या फिर किसी के नाम को अगर भद्दे तरीके से बोला जाता है, किसी की इंसल्ट की जाती है, किसी की बेइज्जती की जाती है, उसको नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है, उसको लोगों के बीच में हंसी का पात्र बनाया जाता है, उसको देख करके उसकी मजाक बनाई जाती है, हंसी उड़ाई जाती है, उसको किसी भी चीज के लिए परेशान किया जाता है मेंटली। मतलब जैसे होता है डोमेस्टिक वायलेंस में हम देखते हैं कि लेट नाइट घर पर आना, बातचीत करना छोड़ देना। जब कई दिनों तक लड़ाई झगड़े के कारण क्या होता है कि बातचीत करना छोड़ देते हैं, आपस में बातचीत नहीं करते, तो उससे क्या होता है? फिजिकल वायलेंस में तो चोट दिखाई दे जाती है कि हाँ यहाँ थप्पड़ मारा है या यहाँ चोट लगी, लेकिन मेंटल वायलेंस में क्या होता है? वो दिखाई नहीं देता, लेकिन इंसान को वो मेंटली डिस्टर्ब करता है, परेशान रहता है। और अगर कोई बोल करके अपने एक्सप्रेशन शो कर देता है तो उससे क्या होता है कि इंटरनली क्या चल रहा है, सामने वाला क्या फील कर रहा है, उसका हमें पता लग जाता है। लेकिन अगर बोलना छोड़ दिया, बातचीत ही नहीं है, कम्युनिकेशन ही नहीं है, कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, तो उससे क्या होगा? अंदर ही अंदर घुटन होने लगती है और इतना मेंटल टॉर्चर हो जाता है, इंसान बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि पता नहीं क्यों परेशान है, क्यों नहीं कुछ कह रहा है, क्या गलती हो गई, क्या वजह है जो नहीं बोल रहे हैं। तो ये सब चीजें हमारी मेंटल वायलेंस के अंतर्गत आती है, मेंटल वायलेंस कहलाता है। गाली दी जा रही है, किसी को गाली देना, वो भी मेंटल वायलेंस है। अगर कोई कहीं जा रहा है, उसको वहां जाने के लिए रोकना, वो भी मेंटल वायलेंस है। किसी को अगर किसी चीज की जरूरत है, वो चीज के लिए उसको फोर्स किया जा रहा, नहीं तुम ये काम नहीं करोगे, तो वो भी मेंटल वायलेंस है। अगर किसी को बोलने की फ्रीडम नहीं है तो वो भी क्या है? मेंटल वायलेंस है। क्योंकि उसकी जो एक्सप्रेशंस है, जो वो फीलिंग्स है उसकी, वो फीलिंग्स को अपने बाहर नहीं ला पा रहा, वो कह नहीं पा रहा, और उसको उस चीज के लिए फोर्स किया जा रहा है कि नहीं आपको फ्रीडम नहीं है, आप बोलोगे नहीं, आप बात नहीं करोगे, आप बाहर नहीं जाओगे, आपको अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करना है। तो ये सब चीजें
वर्बली और इमोशनल वायलेंस के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगर कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है, जॉब करने के लिए उसको रोका जाता है कि नहीं आप जॉब नहीं करोगे। अगर आप जॉब करने जा रहे हो तो आपको जॉब पर पहुंचते ही, जैसे ही आप अपने ऑफिस पहुंचते हो, आपको कॉल करके बताना है कि आप पहुंच गए। आप अगर आ रहे हो तो आपको बताना है कि हाँ हम अब निकल गए, अब पहुंचने वाले हैं। अगर आपको कोई आपका कलीग छोड़ने जा रहा है, पिक एंड ड्रॉप कर रहा है, तो वो भी आपको बताना है। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं, इन सब चीजों के लिए बताना, रोक टोक करना, ये सब क्या है, ये भी हमारे मेंटल टॉर्चर में आता है, वर्बल वायलेंस में आता है। अगर किसी के पास कोई बच्चा है और उस बच्चे से नहीं मिलने दिया जा रहा है या बच्चे से बात नहीं कराई जा रही है, तो वो भी क्या है, मेंटल वायलेंस है। तो इस तरह की जो चीजें हैं, जो बातें हैं, जो आपको अंदर ही अंदर परेशान करती हैं, जिसका आपके दिमाग पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है, जिससे आप स्ट्रेस में आ जाते हैं, मेंटल स्ट्रेस में आ जाते हैं आप, आपकी मेंटल सिचुएशन, मेंटल कंडीशन जो है वो सही नहीं होती है। आप धीरे धीरे घुटन महसूस करते हैं, आपके दिमाग के साथ साथ आपकी बॉडी पर भी उस चीज का इम्पैक्ट पड़ता है। तो वो सब मेंटल वायलेंस के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इकोनॉमिक वायलेंस, आर्थिक हिंसा। आर्थिक हिंसा से आप क्या समझते हैं? कोई भी इसमें हमारे पार्टिसिपेंट है, अगर कोई बताना चाहेगा तो बता सकता है, अदरवाइज हम पहले अपनी बात कर लें, उसके बाद रख सकते हैं अपनी बात। इकोनॉमिक कंडीशंस का तो आपको सभी को पता है, इकोनॉमिक वायलेंस क्या होता है, आई थिंक। बिल्कुल। घर में अगर खर्चे के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं, या बच्चों की स्कूल फीस जमा नहीं हो रही है, अगर या महिला को उसको अपने खर्चे के लिए पैसे नहीं दिए पर्सनल जा पॉकेट रहे मनी हैं। नहीं मिल रही है, उसके लिए बिल्कुल। जी उसको उसके लिए रोका टोकी हो रही है, या जो भी आपको किसी ओकेजन पर, किसी भी टाइम पर आपको जरूरत पड़ती है पैसे की, उसके लिए वो आपको नहीं दिया, आपकी जो बेसिक नीड्स हैं उनको फुलफिल नहीं किया जा रहा है। अगर घर में आपको किसी चीज की जरूरत है, आपको कहा जाता है कि आपकी जरूरतें हम क्यों पूरी करें, आप अपने ससुर, आप अपने मायके वालों से लेकर के आओ, अपने भाई से मंगवाओ, अपनी मम्मी से मंगवाओ, और वो चीजें नहीं उसकी फुलफिल की जा रही है। या लड़की अपने घर में ही उसके मम्मी पापा भाई बहन बहुत ज्यादा जरूरत अगर पैसे की है, वो जरूरत नहीं हो रही है, पूरी नहीं कर रहे हैं, उस चीज के लिए परेशान कर रहे हैं, तो वो चीज इकोनॉमिक वायलेंस में आ जाती है। कपड़े हैं, आर्टिकल्स हैं, और जो बेसिक नीड्स की जरूरतें हैं वो भी अगर उसकी फुलफिल नहीं हो रही, उसके लिए भी अगर उसको परेशान किया जा रहा है, तो ये भी इकोनॉमिक वायलेंस कहलाता है। घर में अगर रेंट के घर में रह रहे हैं, रेंट अगर नहीं पे किया जा रहा है, उसके लिए परेशान किया जा रहा है कि आप खुद से पे करो, या आप अगर जॉब करते हो तो आप अपनी सैलरी खर्च करो, तो वो भी इकोनॉमिक वायलेंस है। अगर जॉब करने जा रहे हैं, आपसे कहा जा रहा है आप पूरी सैलरी घर में दो, आपका जो भी सेविंग है वो सेविंग आप हमें दो, आप अपना एटीएम पासबुक वो हमें दो, अपना पासवर्ड हमें बताओ, आप 500 रुपये महीना या 1000 रुपये महीना रखो अपने पास, बाकी का हमें दो। तो इस तरह से जो वायलेंस है, इस तरह के जो वायलेंस होते हैं वो भी इकोनॉमिक वायलेंस कहलाता है। या फिर जॉब करने के लिए प्रेशराइज या फोर्स करना, वो भी वायलेंस की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यहाँ हम बात करेंगे कि विक्टिम कौन है, एग्रीव्ड पर्सन, जो व्यथित है, जो परेशान है, जो जरूरतमंद है। वो एक विमेन भी हो सकती है और एक बच्चा भी हो सकता है, एक मैन भी हो सकता है, एक फीमेल भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, चाइल्ड भी हो सकता है, बट हम यहाँ पर बात कर रहे हैं PWDV एक्ट 2005 की, तो बेसिकली हम विमेन के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं। तो यहाँ एग्रीड पर्सन एक व्यथित, एक पीड़ित महिला, वो यहाँ पर एग्रीड पर्सन है, और जो परपरेटर है यहाँ पर वो रेस्पोंडेंट है, जो उसके परेशान कर रहा है, जिससे वो पीड़ित महिला प्रताड़ित हो रही है, जो उसको
जिससे उसे हिंसा का सामना करना पड़ रहा है, वो यहाँ पर परपिट्रेटर कहलाएगा, रेस्पोंडेंट कहलाएगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। I'm sorry to interrupt, एक मिनट के लिए प्लीज। प्लीज जो यहाँ पर बैठे हुए प्लीज अपनी वीडियोस ऑन कर लीजिए। दिस इज रिक्वेस्टेड, प्लीज वीडियोस ऑन कर लीजिए। देखिए सामने से अगर आप लोग अपनी वीडियोस ऑन करके बैठेंगे तो शायद मैम को भी इंटरप्ट करने में ज्यादा अच्छा लगेगा कि हाँ उन्हें भी कोई सुन रहा है। तो इसीलिए आपको बार बार थोड़ा सा किया जा रहा है कि आप लोग वीडियोस ऑन कर लीजिए। ठीक है मैम, कंटिन्यू। यहाँ पर एब्यूजर परपरेटर के बारे में हम बात करेंगे कि डोमेस्टिक वायलेंस किन के बीच में होता है। तो एक पर्सन है यहाँ पर जिसे हम परपरेटर कह रहे हैं, जो परेशान कर रहा है, और एक विक्टिम, ये दो लोग यहाँ पर जिनका आपस में रिलेशनशिप होता है डोमेस्टिक वायलेंस के अंतर्गत आते हैं। इसमें क्या है कि अगर एक एग्रीव वुमेन है, वाइफ है, वो फीमेल कैटेगरी में है, और जो सेकंड है परपरेटर रेस्पोंडेंट, वो उसके हस्बैंड कहलाएगा, वो उसके मैरिज रिलेशनशिप में है यहाँ पर हस्बैंड और वाइफ दोनों ही। तो यहाँ जो वीमेन को लेकर के बेसिकली हम बात कर रहे हैं, तो वीमेन जो है वो अपने रिलेटिव्स में उसका हस्बैंड मीन्स मेल पार्टनर ही होगा, उसके अगेंस्ट वो कंप्लेंट करती है। तो कंप्लेनेंट यहाँ पर वीमेन है और रेस्पोंडेंट यहाँ पर उसका हस्बैंड है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यहाँ जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है दो लोगों के बीच में है। अगर हस्बैंड वाइफ है तो वाइफ अपने हस्बैंड के अगेंस्ट कंप्लेंट करेगी, और शेयर हाउस होल्ड जिसे हम कहते हैं कि एक ही छत के नीचे रहने का मतलब है, जिसे हम जॉइंट फैमिली कहते हैं, संयुक्त परिवार। तो संयुक्त परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं, ब्लड रिलेटिव्स होते हैं, जिसमें हस्बैंड के साथ साथ उसकी फैमिली भी होती है, सास ससुर होते हैं, इन लॉज उसका देवर है, जेठ जेठानी ननंद है। अगर वो एग्रीव्ड महिला अपने मायके में है तो उसके मायके में भी क्या होगा, एक शेयर हाउस होल्ड जॉइंट फैमिली है वो भी रहेगी, और उसके फैमिली के बाकी लोग भी रहेंगे। तो जो महिला है अगर वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस रजिस्टर्ड करती है तो अपने हस्बैंड के अगेंस्ट करेगी अगर हस्बैंड से उसको प्रॉब्लम है। अदरवाइज उसको फैमिलीज में अगर उसको इन लॉज से प्रॉब्लम है तो वो इन लॉज के अगेंस्ट कंप्लेंट करती है, इन लॉज के अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकती है। और अगर कोई और व्यक्ति, जैसे कि मैंने अभी बताया है कि जॉइंट फैमिली में रह रही है, तो जॉइंट फैमिली में बहुत सारे लोग रहते हैं जो भी रिलेटिव्स हैं और ब्लड रिलेटिव्स हैं, उनसे भी अगर उसको प्रॉब्लम है तो वो उन रिश्ते नातेदारों के अगेंस्ट भी कंप्लेंट कर सकती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। शेयर हाउस होल्ड का जैसे मैंने अभी पहले स्लाइड में ही क्लियर कर दिया है कि अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्प्यूट और हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में रह रहे हैं तो वो जो है अपने हस्बैंड के अगेंस्ट कंप्लेंट करेगी। अब ये जरूरी नहीं है कि वो संयुक्त परिवार मींस जॉइंट फैमिली में ही रहे, वो उनका अपना घर भी हो सकता है, न्यूक्लियर फैमिली में भी रह सकते हैं हस्बैंड वाइफ दोनों, और वो जॉइंट फैमिली में भी रह सकते हैं और किराए में भी रह सकते हैं। तो वो किसी भी घर में रहें, किसी भी तरह से रहें, न्यूक्लियर फैमिली में रहें या जॉइंट फैमिली में रहें या फिर वो एज ए टेनेंट किराएदार हो, बट कंप्लेंट अगर है उसको, अगर प्रॉब्लम है घरेलू हिंसा अगर वो फेस कर रही है तो वो कंप्लेंट कर सकती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। घरेलू हिंसा में देखिए, यहाँ हम बात करते हैं कि घरेलू हिंसा में एक कंप्लेनेंट जो होती है, एग्रीव्ड पर्सन, उसको क्या क्या राइट्स होते हैं। और जो हमने अभी बात की है कि घरेलू हिंसा में हमने 4 कैटेगरी में बांटा है, फिजिकल वायलेंस, मेंटल वायलेंस, सेक्सुअल वायलेंस एंड फाइनेंशियल वायलेंस। तो किस तरह से वो कंप्लेंट करती है, ये जो एक्ट बना हुआ है इस एक्ट के लिए वो कोर्ट में डोमेस्टिक वायलेंस का एक
डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल करती है। डोमेस्टिक वायलेंस के केस में जो धारा 3 है उसमें पूरा डीवी की डिटेल दी हुई है कि घरेलू हिंसा क्या है। घरेलू हिंसा बेसिकली अगर किसी के साथ में किसी भी तरह का वायलेंस हो रहा है, फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल, तो वो घरेलू हिंसा की कैटेगरी में आता है। अब वो उस घरेलू हिंसा से किस तरह से छुटकारा पा सकती है, उसको क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, तो उसके लिए वो क्या करती है, एक एप्लीकेशन देती है वो कोर्ट में, और उस एप्लीकेशन को देने के बाद में क्या होता है, उस पर कार्रवाई होती है। और उसके लिए अलग अलग लोग होते हैं जो फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर एप्लीकेशन दी जाती है। उस एप्लीकेशन में उसको कौन कौन से राइट मिलते हैं, उसको रेजिडेंस ऑर्डर मिलते हैं। अगर उसको निकालने की धमकी दी जाती है, घर से निकाला जाता है या घर से निकाल दिया जाता है, तो उसको रेजिडेंस ऑर्डर मिलता है। अगर उससे उसका बच्चा छीन लिया जाता है, बच्चे की कस्टडी महिला चाहती है, तो बच्चे की कस्टडी का ऑर्डर उसको मिलता है। अगर उसको किसी भी तरह का लॉस हुआ है, उसको हेल्थ से रिलेटेड कहीं लॉस हुआ है उसको, या फाइनेंशियली लॉस हुआ है, तो उसको कंपनसेशन भी मिलता है, मॉनेटरी रिलीफ मिलती है उसको। और उसको अगर जान माल का किसी भी तरह का खतरा है, वो प्रोटेक्शन ऑर्डर चाहती है, अगर वो प्रोटेक्शन चाहती है तो उसको प्रोटेक्शन ऑर्डर भी मिलता है। तो इस तरह से ये सारे बेनिफिट्स है जो उसको इस डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। उसके लिए क्या होता है, सर्विस प्रोवाइडर होते हैं इसमें अवेलेबल, जो उसको सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। उस प्रोटेक्शन ऑफिसर होते हैं जो जज की, मजिस्ट्रेट की हेल्प करते हैं, जो एग्री वुमेन है उसको उसके जो राइट्स हैं वो मिल सके। दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है इसमें, जो फ्री ऑफ कॉस्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है जिन महिलाओं के पास पैसे नहीं होते हैं, जिनकी कंडीशन पुअर होती है और वो खर्चा वहन नहीं कर सकते, खर्चा नहीं उठा सकते कि हम प्राइवेट लॉयर करें, क्योंकि प्राइवेट एडवोकेट के लिए बहुत पैसा चाहिए होता है, उनकी मंथली फीस भी होती है और वर्क में उसको अमाउंट देना होता है। तो उसके लिए DLSA ने फ्री ऑफ कॉस्ट फैसिलिटी प्रोवाइड की हुई है कि जो महिलाएं अपना प्राइवेट वकील नहीं अफोर्ड कर सकती, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट केस लड़ने के लिए सरकारी वकील दिया जाता है, जिसके लिए उनसे सिंगल पेनी, 1 रुपया भी नहीं लिया जाता है, सारा खर्च सरकार उठाती है। और इसी में 1983 में एक अमेंडमेंट हुआ था और 2005 में वो एड ऑन किया गया है 498A। 498A क्या है कि 498A अगर किसी भी महिला के साथ में क्रुएलिटी, बहुत ही ज्यादा क्रुएल व्यवहार किया जा रहा है, बहुत बुरी तरीके से उसे मारा पीटा जा रहा है, उसे भूखा रखा जा रहा है, शारीरिक क्रूरता उसके साथ की जा रही है, गाली गलौज, ताने दिए जा रहे हैं, अपमान किया जा रहा है, तो उसमें 498 जोड़ा गया है। 498A IPC की धारा है, इंडियन पिनल कोड। इसमें ये नॉन बेलेबल है, इसमें बेल नहीं होती है और इसमें सजा भी है, पनिशमेंट मिलती है और जुर्माना भी होता है। पेनल्टी एंड पनिशमेंट दोनों ही चीजें इसमें मिलती हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आपको जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इसमें ये लोग किस तरह से आपकी हेल्प करता है, कौन कौन से रिलीफ एंड ऑर्डर्स आपको इसमें मिलते हैं। तो जैसा कि बताया कि प्रोटेक्शन ऑर्डर भी इसमें मिलता है। अगर किसी महिला को प्रोटेक्शन की जरूरत है, उसको लगता है कि मुझे मार देंगे या मुझे किसी भी तरह का नुकसान पहुंचा देंगे, मेरी जान को खतरा है, जैसे कि हम लोग देखते हैं, तो उसमें बहुत सारी महिलाओं को दिक्कत परेशानी होती है। वो कहते हैं कि मैम हम सेफ नहीं हैं और हमें सुरक्षा चाहिए, तो उसमें भी क्या होता है कि उसको प्रोटेक्शन का ऑर्डर मिलता है और उसको सुरक्षा प्रदान की जाती है कि उसके साथ में किसी भी तरह की ट्रेजेडी या कोई अनहोनी ना हो, उसकी जान को किसी तरह का कोई खतरा ना हो, उसको संरक्षण प्रदान किया जाता है। रेजिडेंस ऑर्डर के बारे में मैं भी आपको अभी बताया कि अगर किसी भी महिला को घर से बेघर कर दिया जाता है तो सेक्शन 18 के तहत उसको रेजिडेंस ऑर्डर मिलता है। कस्टडी ऑर्डर मैंने आपको बताया कि अगर किसी बच्चे को लेकर के, बेसिकली क्या है कि कस्टडी का ऑर्डर
माँ को ही मिलता है। बच्चे की कस्टडी का राइट जो है माँ को, ये बच्चा माँ के पास ही रहता है। बस कुछ कंडीशंस ऐसी हैं कि इकोनॉमिक कंडीशंस अगर माँ की अच्छी नहीं है, फादर की अच्छी है, या फादर अच्छे से बच्चे की देखरेख कर रहा है, तो कस्टडी का ऑर्डर फादर को मिलता है। अदरवाइज माँ को ही बच्चे की कस्टडी मिलती है। उसके लिए सेक्शन कस्टडी के लिए कोर्ट में केस फाइल किया जाता है, और कस्टडी का ऑर्डर डीवी में भी मिलता है बच्चे। कंपनसेशन का भी मैंने आपको बताया कि कंपनसेशन का भी ऑर्डर मिलता है। अगर किसी को किसी तरह का कोई लॉस हुआ है तो कंपनसेशन मिलता है, और इंटरिम रिलीफ एंड एक्स पार्टी ऑर्डर ये भी इसमें मिलता है। तो ये सारी फैसिलिटीज, रिलीफ्स और ऑर्डर से जो 2005 पीडब्ल्यूडीबी एक्ट के तहत मिलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मॉनिटरी रिलीफ में क्या है, हम बेसिकली हम देखते हैं कि अगर किसी भी महिला के साथ में किसी भी तरह की कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है, उसको किसी तरह का लॉस है, अर्निंग को लेकर के उसको प्रॉब्लम हो रही है, उसके पास पैसे नहीं है, या उसकी इनकम का बहुत ज्यादा लॉस हुआ है, इन्वेस्टमेंट में उसका पैसा लग गया है, उसके सारा पैसा खर्च कर दिया है, तो उसको वो अर्निंग को, लॉस को जो है वो पूरा किया जाता है, उसमें उसको कंपनसेशन दिलाया जाता है। मेडिकल एक्सपेंसेस है, मेडिकल एक्सपेंसेस को दिलाए जाते हैं। जैसे कि हम कुछ केसेस में देखते हैं कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है और उसको मॉनिटरी रिलीफ की जरूरत है, तो डीवी का केस अगर उसने फाइल किया हुआ है या वो फाइल करती है, तो उसमें उसको ये रिलीफ मिलता है। अगर किसी तरह का ये ड्यू टू द लॉस कॉज ड्यू टू डिस्ट्रक्शन, डैमेज और रिमूवल और एनी प्रॉपर्टी, इन सब चीजों से भी रिलेटेड अगर कोई इश्यूज है तो उसमें भी उसको मॉनेटरी रिलीफ दिया जाता है। मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस के लिए जो है महिला वो खर्चा अगर पाना चाहती है तो खर्चे के लिए वो सेक्शन 125 का केस फाइल करती है, जिसमें उसको खर्चा मिलता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कस्टडी ऑर्डर के बारे में भी आपको बताया है कि बच्चे को लेकर के कई बार क्या होता है, बहुत ज्यादा झगड़ा होता है। जब झगड़ा होता है तो झगड़े के कारण महिला बच्चा छोड़कर आ जाती है, या बच्चा उससे छीन लिया जाता है, और बाद में वो सोचती है कि बच्चे की कस्टडी मुझे मिलनी चाहिए, मैं बच्चे के बगैर नहीं रह सकती। जल्दबाजी में क्या होता है कि इंसान सही डिसीजन नहीं ले पाता कि वो क्या करे क्या ना करे, क्योंकि उस टाइम पर मेंटली भी बहुत ज्यादा परेशान रहता है, डिस्टर्ब रहता है, और क्या उस टाइम पर कदम उठाए, क्या स्टेप ले, क्योंकि किसी को नहीं पता कि सडन क्या हो जाए। तो उस हिसाब से जब वो बच्चा नहीं ले पाती या उसके पास बच्चा नहीं होता है और वो बाद में बच्चा लेना चाहती है, तो कस्टडी के लिए वो केस फाइल कर सकती है और बच्चे की कस्टडी मांग सकती है, तो उसको बच्चे की कस्टडी भी मिलती है, बच्चे की कस्टडी का ऑर्डर भी मिलता है। कस्टडी में ही क्या होता है कि कई बार अगर कस्टडी नहीं मिलती है बच्चे की, लेकिन विजिटिंग राइट उसको मिलता है। उस केस में अगर बच्चे की कस्टडी, मान लो बच्चा माँ के पास है और पिता चाहता है कि हमें बच्चे की कस्टडी मिले, बच्चे से हमें मिलने दिया जाए, तो उस कंडीशन में उसको विजिटिंग राइट मिलता है। वो बच्चे से मिल सकता है, वीडियो कॉल पर बात कर सकता है, फोन पर बात कर सकता है, और बच्चा अगर रेस्पोंडेंट के पास है तो उसकी माँ को विजिटिंग राइट मिलता है। फिर उसकी माँ जो है बच्चे से मिल सकती है, उससे बात कर सकती है, कॉन्टेक्ट कर सकती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कंपनसेशन ऑर्डर्स का भी मैंने आपको बताया अभी कि कंपनसेशन में भी वही होता है, अगर किसी को कोई फिजिकली इंजरी होती है या मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है, उसको उसकी हेल्थ पर उस चीज का इम्पैक्ट पड़ा है, इमोशनल डिस्ट्रेस का पड़ा है, तो ये जो भी कॉजेज रहे हैं वायलेंस के, इस वायलेंस के कारण अगर उसको कहीं कोई प्रॉब्लम्स है, उसको कंपनसेशन की जरूरत है, तो उसके लिए मजिस्ट्रेट कंपनसेशन का ऑर्डर देते हैं और उस एग्रीव्ड विमेन को, प्रताड़ित महिला को कंपनसेशन मिलता है।
कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने स्लाइड्स में नहीं डाले, जैसे कि आपको भी बताया कि इसमें क्या क्या प्रक्रियाएं होती है। प्रोटेक्शन ऑफिसर्स का हमने बताया कि प्रोटेक्शन ऑफिसर्स जो है ये सेक्शन 8 धारा 8 के अंतर्गत आते हैं और सभी डिस्ट्रिक्ट में प्रोटेक्शन ऑफिसर्स की नियुक्ति की गई है, प्रत्येक जिले में, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में। और ये जो प्रोटेक्शन ऑफिसर्स होती है डोमेस्टिक वायलेंस के केस में डीवी एक्ट के अंतर्गत, ये फीमेल ही होती हैं। इनका काम क्या होता है, ये घरेलू हिंसा की रिपोर्ट जो होती है वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती हैं और महिला को जो संरक्षण का, प्रोटेक्शन का ऑर्डर मिलता है उसको वो इम्प्लीमेंट कराती हैं, उसमें हेल्प करती हैं, जा करके भी घर पर देखती हैं कि महिला की स्थिति कैसी है, उसको किस तरह के परेशान, किस तरह से उसको परेशान किया जा रहा है, और एक प्रॉपर रिपोर्ट बना करके वो मजिस्ट्रेट को देती हैं। जो भी लॉ से रिलेटेड है लीगल हेल्प, वो लीगल हेल्प प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन ऑफिसर्स। अगर किसी को शेल्टर होम की जरूरत है, इंस्टेंट रिलीफ चाहिए, किसी को घर से निकाल दिया और उसके पास रहने के लिए घर नहीं है, रहने के लिए आश्रय नहीं है, तो उसको शेल्टर होम प्रोवाइड किया जाता है। अगर किसी की कहीं चोट लगी है, उसका मेडिकल नहीं हुआ है, तो उसको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। पुलिस में रिपोर्ट करना, ये भी प्रोटेक्शन ऑफिसर का काम होता है। और अगर कोई भी व्यक्ति इन सब चीजों को करने में असमर्थ है तो उसके लिए 20,000 रुपये जुर्माना और 1 साल की जेल की होती है। ये जो डीवी एक्ट है, PWDV एक्ट 2005, इसकी कार्यवाही कितने दिन के अंदर होती है? मिनिमम 3 to 60 डेज का टाइम होता है इसमें, 3 दिन के अंदर और 60 दिन में निपटारा। संरक्षण का आदेश, जैसे कि आपको बताया, प्रोटेक्शन का जो ऑर्डर मिलता है वो सेक्शन 18 में मिलता है, रेजिडेंस ऑर्डर सेक्शन 19 में, और जो मेंटेनेंस है वो सेक्शन 20 में मिलता है। हाल ही में जो मेंटेनेंस के लिए ऑर्डर्स आए हैं, अगर कोर्ट ने किसी को ऑर्डर दिया है कि आप इसमें मंथली जो मेंटेनेंस देंगे, आपको मेंटेनेंस देना है, और सामने वाली सेकंड पार्टी रेस्पोंडेंट अगर मेंटेनेंस देने से मना करता है तो उसमें भी उसको जुर्माना देना पड़ता है और पनिशमेंट भी मिलती है। अभी हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि अब जो मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस का अभी मैंने बताया आपको कि मेंटेनेंस का केस जब कोई भी महिला डालती है सेक्शन 125, उसमें क्या होता है कि जो भी व्यक्ति अर्निंग कर रहा है, जो भी उसकी इनकम है, सैलरी है, उसका 50% उसको देना होता है। और अगर उसकी जो कंडीशंस है वो बहुत अच्छी है, लग्जरी लाइफ जी रहा है, या वो बिजनेसमैन है, उसमें कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि उसकी लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, उसका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, उसकी जो लाइफ है वो किस तरह से अपनी लाइफ को सरवाइव कर रहा है, उसका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, कितने रुपए की उसने घड़ी पहनी है, कितने रुपए का उसने मोबाइल लिया हुआ है, कितना वो लंच और डिनर के लिए होटल्स में जाता है, मंथली कितना खर्च कर रहा है, कहाँ से वो मॉल से कपड़े खरीद रहा है, शॉप से कपड़े खरीद रहा है, कितना बिल उसका मंथली जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका मेंटेनेंस बनता है। न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा का एक केस था जो उन्होंने अपना जजमेंट दिया था 1 जुलाई 2019 को। मंजू शर्मा बनाम विपिन, दिल्ली हाई कोर्ट ने इसमें कहा था कि वो उसको जो मेंटेनेंस दे रहा है उसमें उसको इंक्रीमेंट हुआ है, उसकी इनकम अगर बढ़ी है तो उसको भी वो बढ़ा करके मेंटेनेंस देगा। रेस्पोंडेंट उसमें बता नहीं रहा था कि उसकी सैलरी में कितना इंक्रीमेंट हुआ है, कितना बढ़ा है, तो उसने क्या किया कि उसकी जो सालाना कमाई थी, जो उसकी एनुअल इनकम थी, वो 1 करोड़ रुपए थी। और जो याचिका करता थी और उसकी बेटी, उसकी आवश्यकताओं को जब ध्यान में रखा गया कि उसका जो रख रखाव था वो 10,000 पर मंथ दिया जा रहा था, तो कोर्ट ने उसको जजमेंट दिया कि आपको 10,000 से बढ़ा करके इसको 30,000 मंथली देना होगा। तो
तो इस तरह के जजमेंट भी आते हैं कि अगर किसी की इनकम डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, तो मेंटेनेंस में भी इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, उसे भी बढ़ाना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मैम फिनिश हो गई स्लाइड। फिनिश होगी स्लाइड्स जी। तो अभी हमने जैसे बात की है, स्लाइड्स हमें एक्चुअली इसीलिए कम रखी थी कि आप लोग बोर ना हो, आप लोगों का इंटरेक्शन भी जरूरी है। तो स्लाइड्स के थ्रू आपको इंफॉर्मेशन दी गई है, जो भी आपको बताया गया है उससे रिलेटेड आपकी बहुत सारी क्वेरीज होंगी। मैंने सिर्फ आपको जो मेन चीजें थी उसी के बारे में डिस्कस किया है। अब अगर आप उसको और डीपली जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो उसके बारे में हम बात कर सकते हैं।